हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग डीएलएड के लिए पेपर पैटर्न पर, ठीक है, और सेमेस्टर सेकंड के लिए जो है विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग का क्या कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। 5 से 6 क्लास में, ठीक है, 5 से 6 क्लास में मैक्सिमम कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो है अगले सब्जेक्ट पे स्विच कर जाएंगे, यानी कि अब अगले सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्नों को मैं इसमें रखता हूँ जिनके आने के पूरे चांस बनते हैं, और जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको भी रखता हूँ ताकि जो है आपका आइडिया भी डेवलप हो। और इसमें जो है पुराने क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, या सब्जी का पकना। ठीक है, तो देखिए पहले तो समझिए कि परिवर्तन होता क्या है। ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जो अपने पुराने स्थिति को पुनः क्या कर ले, गेन कर ले, यानी कि पुनः जो है प्राप्त कर ले पुराने स्थिति को। ठीक है, पुराने स्थिति को पुनः प्राप्त कर ले। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती के बाद जल गया तो फिर मोमबत्ती नहीं बन पाएगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा, ये नहीं हो पाएगा। दूध का फटना भी, अगर दूध फट गया तो फिर से दूध नहीं बन पाएगा। ठीक है, और सब्जी का पकना के बाद सब्जी पक गया तो फिर से जो है कच्ची वाली सब्जी नहीं मिल पाएगी आपको। ये होगा उत्तर बी, यानी कि मोम का पिघलना। यानी कि अगर अगर मोम जो है क्या है, मोम जो है ठोस है, उसको पिघला दिया जाए, ठीक है, उसको पिघला दिया जाए तो क्या होगा, द्रव मोम बन जाएगी। और द्रव मोम को अगर ठंडा कर दिया तो फिर से क्या हो जाएगा, ठोस मोम बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये परिवर्तन जो है प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। क्या है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। और या उसको कह सकते हैं अंग्रेजी में रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, रिवर्सिबल इन नेचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज लाना, या कांच की बोतल को तोड़ना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कागज को जलाना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिस अगर हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं उसमें, तो उसके रसायन में, केमिकल फेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं तो वहाँ पे जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। जब कोई किसी पदार्थ के अन्य पदार्थ में से मिलकर नया पदार्थ बनाता है, संश्लेषण करता है, या जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित डिकम्पोज होकर उसका गुण या वैशिष्ट बदल जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कि उसका क्या होता है, उसकी गुण या वैशिष्टता बदल जाती है, तो क्या होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए तो पिछले में क्या था, जब हमने कागज को जला दिया तो कागज क्या हो गया, राख बन गया। वो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा। राख क्या हो गया, उसका जो है उसकी गुण, इसकी विशिष्टता चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं था। कागज से छोटे छोटे टुकड़े करना, कागज टुकड़े करने से जो है टुकड़े का जो है विशिष्टता नहीं बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा। कांच के टुकड़े करने से भी टुकड़े का जो है विशिष्टता नहीं बदलेगा, गुण नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये सब है, यानी कि उसके जब ऐसा परिवर्तन करें, यानी कि गुण में उसकी विशिष्टता में जो है परिवर्तन आ जाए, केमिकल चेंज आ जाए, तो उसे केमिकल चेंज कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहे में जंग लगना, अगर लोहे में जंग लग गया तो जो जंग है उसको फिर हम लोहा नहीं बना सकते हैं, या उसकी जो है अब क्या हो चुका है, उसका जो है उसमें गुण में परिवर्तन आ चुका है। अगरबत्ती अगर जल चुकी है तो भी ऐसा ही स्थिति है, दूध अगर फट चुका है तो भी उसके गुण में चेंज आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी का फूटना क्या है? मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, या अनियमित परिवर्तन है?
देखिए ज्वालामुखी का फूटना जो है डीएनए की अनियमित परिवर्तन है। अनियमित परिवर्तन इसलिए है क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। ये कभी भी फट सकता है, कहीं भी फट सकता है, कोई जानकारी किसी को नहीं है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसको। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। दिन और रात का होना, ठीक है, दिन और रात का होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन है, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है, नियमित परिवर्तन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी की नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है। यानी कि दिन और रात का होना क्या है? फिक्स है कि आज जो है इतने बजे दिन होगा, इतने बजे रात होगी, ठीक है, या दिन और रात जो है धीरे धीरे छोटा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। और ये प्राकृतिक है, ये अपने हाथ में नहीं है, ये प्रकृति की बनाया हुआ चीज़ है। ठीक है, दिन और रात का होना, तो इसलिए क्या है? ये नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन है। इस सेशन में जो है 25 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 25 प्रश्न हैं। इसके बाद जो है हम लोग क्या कर देंगे, एमसीक्यू जो सेशन खत्म कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जब मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, एक्स्ट्रा एग्जाम की पॉइंट बताता हूँ, तो उसमें जो है रिटेन नोट्स भी दे के दिखाता हूँ आपको, तो वहाँ से भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और उसको जो है उसमें यूज करना है। जो 1 नंबर वाले प्रश्न है और 2 नंबर वाले प्रश्न है। पीत का रस कहाँ पर बनता है? पूछा हुआ प्रश्न है ये। अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या यकृत में? जो पीत रस बनता है वो बनता है यानी कि यकृत में, यानी कि लीवर में। ठीक है, लीवर का आकार आप लोग देखे होंगे, लीवर का आकार जो है ये होता है, ये आकार होता है। यहीं पे हल्का सा जो है पत्ती जैसा होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय होता है, उसी में पीतरस होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा पीतरस के बारे में जानकारी ले लीजिए। पीतरस क्या है? एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया जाता है और छोड़ा जाता है, और पित्ताशय के थैली में जमा होता है। पीत पाचन में मदद करता है। यह वसा को फैटी एसिड में तोड़ देता है, जिसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। ठीक है, क्या करता है? वसा होता है, उसको फैटी एसिड में तोड़ देता है, जिसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर में लेके जाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह वसा को पचाने में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? पीतरस। किस पचाने में हेल्प करता है? वसा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्मदर या अनियंत्रित जन्मदर एवं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है वो है डीएनए की अनियमित अनियंत्रित जन्मदर और जनसंख्या वृद्धि। यानी कि जन्मदर पे और जनसंख्या वृद्धि पे कोई नियंत्रण नहीं है, तभी क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा। ठीक है, देखिए जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है? इनकी जनसंख्या में मृत्यु दर में अगर कमी हो जाए, जन्म दर और में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में क्या होती है? आकस्मिक तीव्र विस्तार जनसंख्या का क्या है? विस्फोट कहलाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ की मृत्यु दर में कमी हो जाए, जन्म दर में तीव्र वृद्धि हो, ठीक है, तो किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक और तीव्र विस्तार हो जाता है, और वहाँ की जनसंख्या क्या कहलाती है? कि यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, या वैश्विक उष्मा से, या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिंचाव की हलचल से। तो यानी पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से जो है क्या होता है? सुनामी का निर्माण होता है। देखिए सुनामी का निर्माण ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ये क्या है? ये प्लेट है और यहाँ पे समुद्र है, यहाँ प्लेट खिसक गए, ठीक है, तो या मैग्मा निकला, या भूकंप जो ज्वालामुखी आ गया, ठीक है, तो ये लहरें क्या होती है? बहुत ज़्यादा उठती हैं, और लहरें जब उठते कहाँ आती हैं? यहाँ पे आपके तट पे आती हैं, तो क्या बन जाता है? यही सुनामी कहलाता है। ठीक है, कभी कभी बहुत भयंकर रूप पकड़ लेता है। 2004 के बाद जो है सुनामी को सभी लोग जानने लगे, क्योंकि जो है इंडिया में बहुत भयंकर आया था। ठीक है, जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपर परत अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है, तो समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, और जो लहरें उस वक्त बनती है उसे सुनामी लहरें कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भीषण भूकंप की वजह से ऊपरी परत अचानक खिसक जाती है, उसकी वजह से क्या होती है? लहर का डेवलपमेंट होता है, और जो लहर जो तट पे आती है उसी को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। बादल फटने का अर्थ क्या है? बादल फटने का अर्थ क्या है? बहुत लोग कुछ अलग अर्थ निकालते हैं, बादल ही फट गया, ठीक है। एक तरह से ये क्या कर सकते हैं, एक शब्द है जिसको जानना बहुत जरूरी है। अचानक वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना या हल्की बौछार होना। अचानक भारी वर्षा होना, ठीक है। कम ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बहुत ही कम समय में, उसको क्या कहते हैं? बादल फटना कहते हैं। कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होना, वो भी कम समय में, उसको क्या कहते हैं? बादल का फटना कहते हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं। बादल का फटना क्या होता है? बादल का फटना, इसका मतलब यह है कि अचानक से एक जगह पर बहुत ज़्यादा तेज बारिश होना। एक ही जगह पर क्या होना? बहुत तेज बारिश होना। 25 प्रश्न है, ये ध्यान रखना है, आगे भी सेशन जारी रहेगा, ठीक है। देखिए, कृपया करके जो है चैनल को आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस इतना सी अपील है। बाकी हम लोग फ्री में, एकदम फ्री में लगे हुए हैं, ठीक है, आपकी सेवा में। आपको जो है पूरा धैर्य बना के इसको देखना है। जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपको तो एग्जाम देना है, आपको तो मेहनत करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया? ठीक है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया? देखिए, पहले क्या हुआ करते थे, पहले जो है 2006 से पहले यानी 2006 तक ग्रह की संख्या हुआ करती थी 9। ग्रह की संख्या कितनी हुआ करती थी? 9 हुआ करती थी। अब कितनी है? अब जो है ग्रहों की जो संख्या है वह है 8, ठीक है। तो उनको जो है आपको क्रम से याद रखना है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, इसे याद रखना है। और बाकी जो है आपको ये भी याद रखना कि कब जो है प्लूटो को हटा दिया गया। इसका उत्तर जो है क्या होगा? प्लूटो होगा। प्लूटो को हटा दिया गया था 2006 में, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि डायरेक्ट ये भी आता है कि प्लूटो को 2006 कब हटाया गया था, तो आपका उत्तर होगा 2006 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसका कारण क्या था कि असल में जो है प्लूटो की कक्षा वरुण की ग्रह की कक्षा से ओवरलैप करती थी, ठीक है। जबकि ग्रह होने का यह शर्त है कि वह अन्य ग्रह की कक्षा की ओर ओवरलैप न करे, क्या, ठीक है। यानी कि जो मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये वरुण की कक्षा है, ये वरुण की कक्षा है, तो जो प्लूटो कक्षा थी वो थोड़ा कुछ ऐसे थी, ठीक है, ऐसे इसमें आता था और अंदर बाहर करता रहता था, ठीक है। यानी कि उसकी जो है कक्षा, प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से क्या करती थी? ओवरलैप करती थी। यही कारण है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और बौने ग्रह, ठीक है, की श्रेणी में डाल दिया गया। इसको बौना ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और ये अंग्रेजी में कहे तो ड्राफ्ट प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट प्लैनेट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्यों हटा दिया गया, कब हटा दिया गया, किसको हटा दिया गया, आप लोग सब अभी जान चुके हैं। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, बीटीसी 2015 में पूछा गया है। बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजी, हथौड़ा, कैंची या ब्रेड काटने का चाकू। तो जो कि बोतल खोलने वाला यंत्र जो होता है वह क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो है यहाँ पे फुलक्रम होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका लोड होता है, भार होता है, जहाँ पे काम करना होता है, और यहाँ पे क्या होता है? बल अप्लाई किया जाता है। ये क्या होता है? द्वितीय तरीका क्या होता है? उत्तोलक होता है, उसका क्या होता है? विशेषता होती है। तो ये बोतल खोलने वाले यंत्र में आप लोग देखे होंगे, यहाँ से लगा, यहाँ ओपनर होता है, ऐसे कुछ होता है शेप में, ठीक है, और यहाँ से हल्का सा ऐसा निकला होता है, तो लोड यहाँ फंसा दिया जाता है, तो ये फुलक्रम काम करेगा, और ये जो है जो ढक्कन के पास जो फंसाया जाता है ये लोड, और ये ऊपर क्या किया जाता है? बल लगाया जाता है, ठीक है। द्वितीय प्रकार के जो अलम्ब होते हैं, एफ या आयाम ई के बीच डब्लू होता है, भार होता भी दिखा चुके हैं, लोड होता है। जैसे उदाहरण के लिए नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन भी वैसी होती है। सरवता क्या होता है? जैसे कोई आम वगैरह काटना होता है अचार के लिए, तो उसमें सरवता का प्रयोग किया जाता है, वो भी वैसा ही होता है, ठीक है। एक पहिए वाली कूड़ा की ले जाने वाली मशीन, ठीक है। जो एक पहिए वाली कूड़ा वाली मशीन होती है वो कैसे होती है? ऐसी होती है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। और यहाँ पे हैंडल होता है, यहाँ पकड़ने वाला होता है। तो लोड कहाँ है? लोड यहाँ पे है, ठीक है। फुलक्रम के काम ये कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हाथ से पकड़ा है तो यहाँ पे बल अप्लाई हो रहा है। इस तरह सरवता कैसा होता है? सरवता जो है ऐसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे फुलक्रम है और ये क्या है? ये काटने वाली चीज़ है, और यहाँ पे बल अप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे होता है लोड, यानी कि यहाँ पे होता है आम।
ठीक है, यहाँ पे दबाया जाता है और यहाँ पे फलक्रम हो गया। तो इस तरह से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके, अम्ल और क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयनन की मात्रा पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, अणु भार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि आयनन की मात्रा पर जो है अम्ल और क्षार की प्रबलता निर्भर करती है। देखिए कितना जल्दी जो है अम्ल जो है यानी कि एसिड है, अम्ल यानी कि एसिड है, H+ दे देता है, और कितना जल्दी जो है क्षार यानी कि बेस क्या दे दे? OH-, ठीक है, दे दे। इसको क्या कहते हैं? प्रबलता कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या है, एसिड में H2SO4 है, H2SO4 है, स्ट्रांग एसिड में आता है, कि प्रबल एसिड में आता है। ये क्या करता है, जब भी ये वाटर से रिएक्शन करता है 2H+ जल्दी से निकाल देता है अपने अंदर, ठीक है। इसी तरह से जो है NaOH है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर वाटर से रिएक्शन कराया तो क्या करता है, तुरंत जो है OH आयन दे देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रांग बेस हो गया, ये स्ट्रांग एसिड हो गया, यानी कि ये स्ट्रांग अम्ल है और स्ट्रांग क्या है, ये क्षार है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना है कि जो है एसिड H आयन देता है और बेस OH आयन देता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप एग्जाम में। pH स्केल 0 से 14 तक निर्धारित है, अतः जिस विलयन का pH मान 0 होगा वह प्रबल अम्ल, 0 से pH मान से कम, 7 से कम हो, ठीक है। तो प्रबलता घटती चली जाएगी, अर्थात 7 से कम मान वाले विलयन का दुर्बल अम्ल होगा। इसी प्रकार जो है pH 7 वाला विलयन उदासीन है, तथा 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होगा, और pH का मान 14 वाला विलयन प्रबल होगा, ठीक है। देखिए समझिए क्या बात कर रहे हैं, लिख दिया गया है लेकिन आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लिस्ट, ये जो है एक तरह से सारणी है, ये 7 है, ये 0 है और ये 14 है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 7 से नीचे वाला क्या होगा, अम्ल होगा, 7 से नीचे वाला क्या होगा, अम्ल होगा, 7 से ऊपर वाला क्या होगा, क्षार होगा, और जो 7 वाला हो क्या होगा, वो क्या होगा, उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा, ठीक है। जैसे पानी ना एसिड है ना बेस है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो 0 होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग अम्ल होगा। 7 तक जाते थे क्या होगा, ये इसकी जो है स्ट्रांगनेस यानी कि जो पावर है वो घटती जाएगी अम्ल की, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर घटती जाएगी, यानी कि इधर जो है अम्ल की पावर बढ़ती है, और इधर जो है 7 से 14 तक जो है क्षार की पावर बढ़ती है। देखिए 7 पे क्या है, न्यूट्रल है दोनों, 7 के बाद जो है वो बहुत स्ट्रांग क्षार होता जाएगा, यानी कि 14 तक जो है, तो जिसका 14 होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग क्षार होगा। जिसका 0 होगा pH, वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग अम्ल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आशा समझ में आ गया होगा। 14 पे आते हैं। उदासीनीकरण क्रिया है, अम्ल का बनना, लवण का बनना, लवण व जल का बनना, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जाएगा सी, कि लवण और जल का बनना, ठीक है। देखिए जब अम्ल और क्षार रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल, ठीक है। क्या बनता है, लवण और जल, ठीक है। इसी को कहते हैं उदासीनीकरण रिएक्शन। तो इसमें क्या बनता है, लवण और जल बनता है, ठीक है, अम्ल और क्षार के रिएक्शन करने पर, ठीक है, उदासीनीकरण रिएक्शन में। देखिए अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया से उत्पाद जो है लवण और जल मिलता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराया जाए तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये लवण है, और कुछ अतिरिक्त जल के अणु निकलेंगे, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे NaOH और HCl को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। तो NaCl क्या हो गया, ये लवण हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ये जल, तो H2O जल ही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण क्या है। देखिए जल प्रदूषण क्या होता है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसको जल में मिला दिया जाए तो जल की गुणवत्ता क्या होती है, बदल जाती है, और वो क्या करती है, जो भी पीने वाले जानवर हैं या जो भी उसमें रहने वाले जानवर हैं
उनको क्या करती है, उनके जीवन को गलत तरीके से अफेक्ट करती है, वही होता है जल प्रदूषण। ठीक है, धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट या वाहित मल, तो रेडी हो जाएगा। जो वाहित मल है वही तो जल में जाएगा। वाहित मल किस में आता है, जल में आता है, और ये क्या करता है, यही करता है जल प्रदूषण। क्या करता है, जल प्रदूषण यही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि क्या है जल प्रदूषण। जल निकायों में मानव और पशु अपशिष्ट जल विषाक्त पदार्थ झीलों, नहरों, नदियों, महासागरों और पानी में अन्य निकायों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सा, जब विषाक्त पदार्थ झील में, नहर में, नदी में, महासागर में और पानी में जब प्रवेश करते हैं और उसमें घुल जाते हैं तो पानी में रह जाते हैं या तल में जमा हो जाते हैं। नतीजतन क्या होता है, पानी प्रदूषित हो जाता है और पानी की गुणवत्ता क्या होती है, बिगड़ जाती है। जलीय परिस्थितियों क्या होती है, तंत्र का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो जलीय परिस्थिति तंत्र उसमें के पेड़ पौधे जानवर, उन पर क्या होता है, गलत प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, का कारण क्या है, कुएं का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों की धुआं, तो या सभी, तो उत्तर डी हो जाएगा। वायु प्रदूषण क्या है, फिर से वही बात, कोई धुआं हो या कोई ऐसे केमिकल हो जो वायु में क्या हो जाए, मिल जाए, और वायु की गुणवत्ता को क्या करें, वायु की जो गुणवत्ता है उसको क्या करें, गलत तरीके से इफेक्ट करें। ठीक है, जिससे सांस की समस्या क्रिएट हो या बहुत ही तरह बदबू आए, तो क्या होती है, वायु प्रदूषण हो जाती है। ठीक है, वायु प्रदूषण कब होता है, तब होता है जैसे गैस हो गया, धूल हो गया, गंदगी हो गई, पराग कण हो गया, कालिक हो गया, वायरस हो गए आदि हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह अशुद्ध, अस्वस्थकर और विषाक्त हो जाता है। हवा में मौजूद वायु प्रदूषण की मात्रा मनुष्यों, जानवरों, पौधों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव को निर्धारित करती है। ठीक है, जो हवा में मौजूद प्रदूषण होता है वो मनुष्यों, जानवरों, पौधों तथा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। सोलर में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर में जो है मुख्य रूप से किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, प्रकाश ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। उत्तर हो जाएगा यानी कि प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। आप लोग देखे होंगे सोलर पैनल लगा होता है छतों पे, ठीक है, घरों पे लगा होता है। तो ये क्या करते हैं, सूर्य किरण जो है यहाँ से आती है और क्या करती है, ये तो क्या है, ये हो गया आपका प्रकाश ऊर्जा या चाहे सौर ऊर्जा कह सकते हैं, एक ही बात है, ये सौर ऊर्जा हो गया। और ये प्लेट क्या करती है, प्लेट जो है इलेक्ट्रिसिटी बना के यानी कि विद्युत ऊर्जा बना के जो है घर में सप्लाई करती है। किसका बना होता है ये प्लेट, सिलिकॉन का। किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, ये सिलिकॉन का बना होता है। तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है प्लेट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक सोलर सेल यानी कि सोलर सेल एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जो फोटोवोल्टिक प्रभाव का प्रयोग करता है, जो अर्धचालक प्रकाश ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, बिजली में परिवर्तित करने का काम करता है। और किस पे काम करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। इस पे जो है आइंस्टीन साहब ने काम किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। पिलागरा रोग जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी का कारण होता है। ठीक है, जो पिलागरा रोग होता है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि विटामिन बी की कमी से जो है पिलागरा रोग होता है। ठीक है, देखिए पिलागरा का जो है एक क्या है, प्रणालीगत बीमारी है जो नियासिन यानी कि विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण जो है होता है। यह पूरे शरीर को प्रभावित करता है और अंततः मृत्यु का कारण भी बन सकता है। प्राथमिक पिलागरा आपके आहार में नियासिन की कमी के कारण होता है। यह आमतौर पर गरीब और भोजन सीमित आबादी में होता है, यानी कि गरीब जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसके होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, यानी कि देखिए वर्धी प्रजनन क्या होता है पहले समझिए। वर्धी प्रजनन जो है बीज के अलावा, अगर मान लीजिए कि बीज के अलावा की बात कर रहा हूँ, पत्ती हो गया, पत्ती से हो जाए, जड़ से हो जाए, तना से हो जाए, तो ये क्या हो जाए, ये क्या प्रजनन कहलाता है, यानी कि इससे जो उत्पन्न हो जाए नया पौधा उसको कहते हैं वर्धी प्रजनन, यानी कि वो बीज से ना हो, क्या हो, बीज से ना हो। ठीक है, तो वही वर्धी प्रजनन होता है।
अब यहाँ कहा था कि जड़ों द्वारा वर्धित प्रजनन कौन सा होता है? आलू है, शकरकंद है, अदरक है या गन्ना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि शकरकंद। शकरकंद क्या है? एक तरह से जड़ है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो, सोलर सेल, विद्युत मोटर या सितार। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपने कभी मोटर देखा होगा, ट्यूबवेल वगैरह में चलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखिए ये है मोटर आपका, ये मोटर है, यहाँ पे लगी होती है एक छोटी सी पुली। ये क्या है? ये मोटर है और ये क्या है? मोटर की पुली है, पुली है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? कनेक्शन होता है। यहाँ पे क्या आती है? विद्युत ऊर्जा आती है। विद्युत ऊर्जा इसको दी जाती है, किसको? मोटर को। और ये क्या करता है? ये पुली जो है, ये पुली क्या करने लगता है? घूमने लगता है, ठीक है। ये पुली घूमने लगता है। तो इस पुली से हम लोग थ्रेसर चला सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट जो है चला सकते हैं। थ्रेसर मशीन हो गया या आपका जो है पंप हो गया, पानी वाला पंप हो गया, ठीक है, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है? आपको जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? मूवमेंट समझिए, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, वो आपको दे रहा है। कौन? तो है मोटर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। अम्ल भी पदार्थ है, अम्ल पदार्थ है जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जल विलयन में हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर सी हो जाएगा। अभी हम पिछले में देख चुके हैं कि ये क्या करता है? जल से, जब जल से किया जाता है अभिक्रिया, इसको जल विलयन बनाया जाता है इसको, तो क्या करता है? ये आपको हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे देखिए, जैसे आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब ऐसे अम्ल हैं, स्ट्रांग अम्ल हैं, और ये क्या करते हैं? जलीय विलयन में H+ देने का काम करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसी को हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, स्कार्बिक अम्ल, थायोमीन या टोकोफेरॉल। देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है स्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से जो होता है वह रोग होता है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों का फटना, मसूड़ों से ब्लड आना, मसूड़ों में पस जाना, ये क्या होता है? स्कर्वी होता है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। स्कार्बिक एसिड जो है अम्ल जो है विटामिन सी का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? इनमें से कौन सा जो है इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, नफ्थलीन, एंटासिड। तो हो जाएगा डी। एंटासिड जो है इंडिकेटर नहीं, बाकी लिटमस वगैरह जानते ही हैं, बेस वगैरह को बताने में काम करता है। बेस और एसिड जो होता है, ठीक है, उसको बताने में काम करता है। मिथाइल ऑरेंज भी वैसा ही है और फिनाइल भी वैसा ही है, ठीक है। ये इंडिकेटर हैं सब। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हम लोग बात कर चुके हैं अभी पिछले सेशन में, एक तरह से रिपीटिशन है, ठीक है। और एक पूछा भी प्रश्न गया है, कैंची, हैंडपंप, सरौता या चिमटा। उत्तर सी जाएगा सरौता। सरौता देखिए बता चुके थे कि यहाँ जो है आपका फलक्रम होगा, ठीक है, और ये काटने वाला पोर्शन है सरौता का। यहाँ मान लीजिए मैंगो रखा हुआ है, ये जो है आपका फलक्रम हो गया। यहाँ लोड हो गया आपका, और यहाँ से जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हो गए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, ठीक है। अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। अति शीघ्र गति से जो है नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। अब देखिए, पौधे की जड़ों में उपस्थित नाइट्रोजन मिट्टी से पानी या अन्य आवश्यक पोषण तत्वों की अवशोषित करने की में पौधे की मदद करता है, ठीक है। जो पौधे की जड़ें होती हैं उनमें उपस्थित नाइट्रोजन जो होता है मिट्टी से पानी व अन्य आवश्यक तत्वों को अवशोषित करने में क्या करता है? पौधों की मदद करता है। देखिए, बिना पानी के या अन्य पोषक तत्वों के जो कोई पौधा जिंदा नहीं रह सकता है, और नाइट्रोजन क्या करता है? उसी में सहायता करता है, पानी को अवशोषित करने में और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों को सहायता करने में। नाइट्रोजन पौधों की में अमीनो एसिड बनाने में मदद करता है, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन का इकाई है, ठीक है। प्रोटीन क्या है? इकाई है।
अच्छा, यह अमीनो एसिड पौधों में प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है, और बिना प्रोटीन के जो वृद्धि नहीं हो सकती है। ये पौधों के जो है नाइट्रोजन वृद्धि में बहुत ज़्यादा रोल पैदा करता है। आपने गाँव में देखा होगा कि किसान जो है सफ़ेद वाली यूरिया होती है, अब तो नीम कोटेड आ रही है, पीली टाइप की आ रही है, उसका किसान बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि जो है पौधे जल्दी से ग्रोथ कर जाएँ, उनमें जो है अमीनो एसिड का निर्माण हो, बढ़िया से पानी को अवशोषण करें, ठीक है, अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करें, और जो है उनका विकास अच्छे तरीके से हो। तो आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।